देखिए अब आता है हमारे पास नया टॉपिक। नया टॉपिक कौन सा है? एलिमेंट डिटेक्शन। देखो एलिमेंट डिटेक्शन का है या प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट का पूछे एग्जाम में वो भी यही बात है, या यूज ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री पूछे तब भी यही बात है। यूज ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होंगे, क्या कहते हैं, पता लगाते हैं हम लोग कि प्रेजेंस ऑफ अननोन कंपाउंड, स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अननोन कंपाउंड। दो, तीसरा प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, पढ़ाऊंगा अभी मैं सारे। प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसके बाद मोर स्टेबल कार्पेटाइन सिग्नल जिसको बेस पिक कहते हैं, पिछले वीडियो में बेस पिक मैंने आपको पढ़ा दिया। ये सब हम इसका यूज करते हैं, लिखूंगा लास्ट में सारा यूज। तो एलिमेंट डिटेक्शन क्या होता है, इससे क्या पता लगाते हैं कि मॉलिक्यूल में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। और ये एलिमेंट डिटेक्शन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है नेट में भी और एमएससी में भी। एमएससी में पूछते हैं वो लोग नाइट्रोजन रूल, और नेट में पूछते हैं क्लोरीन और अदर कंपाउंड के बारे में, है ना। देखो एलिमेंट डिटेक्शन में हम कौन कौन से एलिमेंट का पता लगाएंगे, हम पता लगाएंगे कार्बन का, कार्बन 13, कार्बन 13, उसके बाद कार्बन 12, है ना। इसके बाद देखिए कार्बन 13 कार्बन 12 हो गया, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे कोई आइसोटोप की टेंशन नहीं है। इसके बाद क्लोरीन, हेलोजन का भी दो आइसोटोप होते हैं, नाइट्रोजन हेलोजन 35, हेलोजन 37, दोनों पता लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद पता लगाएंगे ब्रोमीन का, उसके बाद पता लगाएंगे आयोडीन का। मतलब कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है, क्लोरीन प्रेजेंट है या नहीं है मॉलिक्यूल में, ब्रोमीन है या नहीं है, आयोडीन है या नहीं है। इन चीजों का पता लगाते हैं हम लोग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से, है ना। तो देखिए सबसे पहला जो पता लगाते हैं वो लगाते हैं नाइट्रोजन के बारे में। तो देखिए नाइट्रोजन के बारे में जो पता लगाते हैं उसको कहते हैं नाइट्रोजन रूल। नाइट्रोजन रूल क्या कहते हैं? नाइट्रोजन रूल। नाइट्रोजन रूल अलग से पूछा जाता है पार्ट ए में, पार्ट ए में पूछेगा या पार्ट बी में भी पूछ सकता है आपसे नाइट्रोजन रूल, तो टेंशन नहीं है। नाइट्रोजन रूल पार्ट ए में भी पूछा जाता है और पार्ट बी में अलग से पूछा जाता है ना। आप पुराने पेपर देखोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन रूल, नाइट्रोजन रूल क्या होता है, हम इससे पता क्या लगाएंगे, नाइट्रोजन है या नहीं है। अब है या नहीं है ये कैसे पता लगाएंगे, ये पता लगाएंगे हम लोग इसकी बेस मॉलिक्यूलर आयन पीक से। किससे पता लगाएंगे? मॉलिक्यूलर आयन पीक से पता लगाएंगे। अगर मॉलिक्यूलर आयन पीक या तो सम संख्या में आएगी इवन नंबर में, या विषम संख्या में आएगी ओड नंबर में। बात समझ आ रही? या तो मॉलिक्यूलर आयन पीक सम संख्या में आएगी या मॉलिक्यूलर आयन पीक विषम संख्या में आएगी, ओड में आएगी या इवन में आएगी। m/z वैल्यू किसकी, m/z वैल्यू किस में आएगी, या तो ओड में आएगी या किस में आएगी, इवन में आएगी। सम संख्या में या विषम संख्या में वैल्यू आएगी। अभी मैं इसकी लैंग्वेज लिखाऊंगा, है ना, टेंशन मत लो, पहले समझ लो फिर लैंग्वेज लिखाऊंगा। मान लीजिए ओड नंबर में m/z वैल्यू किसकी, m+ की वैल्यू, मॉलिक्यूलर आयन पीक। मॉलिक्यूलर आयन पीक यदि m/z जो है वो ओड नंबर में आया, ओड मतलब हो जाएगा विषम संख्या में आया, तो 101% नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। क्या होगा? नाइट्रोजन प्रेजेंट। जब m/z वैल्यू, मॉलिक्यूलर आयन पीक की वैल्यू m/z यदि ऑड नंबर में आती है तो मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। कंप्लीट। अब मान लीजिए सर इवन नंबर में आई तो क्या करेंगे? इवन को बोलते हैं विषम संख्या, इवन को बोलते हैं सम और ऑड को बोलते हैं हिंदी में विषम, है ना। इवन नंबर में आया तो इवन नंबर में आने पर दो कंडीशन है, या तो नाइट्रोजन एब्सेंट होगा। दो कंडीशन क्या है? या तो नाइट्रोजन एब्सेंट होगा या फिर और करके लिखता हूं मैं, और नाइट्रोजन प्रेजेंट इन इवन नंबर। या तो नाइट्रोजन एब्सेंट होगा या नाइट्रोजन इवन नंबर में प्रेजेंट होगा, मतलब 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबर में प्रेजेंट होगा। दो नाइट्रोजन होंगे, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 2, 4, 6, 8 इस नंबर में प्रेजेंट होगा, या फिर नाइट्रोजन एब्सेंट होगा। बात समझ आ गई? ये दो ट्रिक है, फटाफट इसको यहां से लेकर यहां तक इसको फटाफट उतार करके बॉक्स बना करके इसको कलर पेन से लिख लो। एग्जाम में भी लिखना है इसको, शॉर्ट है बिल्कुल, ये ऑड नंबर में प्रेजेंट है या इवन नंबर में प्रेजेंट है। ऑड नंबर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, जाहिर सी बात है। इवन आता है तो नाइट्रोजन एब्सेंट होगा, या फिर 2, 4, 6, 8 इवन नंबर में
प्रेजेंट होगा। अब इसकी लैंग्वेज लिखते हैं। लैंग्वेज लिखे नाइट्रोजन रूल के बारे में, ये उतार लें पहले, इसके उतारने के बाद लैंग्वेज लिखनी है ना। ये तो शॉर्ट हिंट हो गया, याद रखना है, इसको याद रखना ही पड़ेगा। इसी की लैंग्वेज लिखवा रहा हूं मैं, इसी की लैंग्वेज लिखवा रहा हूं। लिखिए when molecular peak is a odd number signal, when molecular peak is a odd number value of m upon z, when molecular peak is a odd number value of m upon z, it means nitrogen atom present in a molecule. It means nitrogen atom present in a molecule. It means nitrogen atom present in a molecule. Next time लिखो when molecular peak m upon z present in a even form, that means nitrogen absent in a molecule, or nitrogen present in a molecule in even number. Nitrogen absent in a molecule or nitrogen present in a molecule in even number. It is called nitrogen rule of mass spectrometry. It is called nitrogen rule of mass spectrometry. It is called नाइट्रोजन रूल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। देखो मैंने अब एग्जांपल्स लिखे, आप भी क्या करें, एग्जांपल्स लिख लें। एग्जांपल्स, सर एग्जांपल लिख दिया। एमीन कंपाउंड में नाइट्रोजन होता है, सबको पता है। अब एमीन में जब मैं इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराऊंगा तो -2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। जैसे -2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, देखो मैं इसको मिटा रहा हूं, -2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, है ना। जैसे -2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2। मैंने आपको कहा भी था कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, उस पर से निकालना है ना, नहीं तो बॉक्स बना दो ऐसे और प्लस रेडिकल लिख दो। ये आ गई m/z वैल्यू, इसकी मॉलिक्यूलर सिग्नल आ गया। अब अगर ये इवन नंबर में आता या ओड नंबर में आता, इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा। देखो नाइट्रोजन रूल, जो टोटलिंग कर ले 15, भाई CH3 के 15, CH2 के 14, 14, नाइट्रोजन के 14, 14 और 2 हाइड्रोजन के, टोटलिंग कर लें। देखो 8, 4 4 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 का 5 1, 1 2 3 4 45, 45। मॉलिक्यूलर पीक किस में आ गई, 45 में आ गई, 45 में आ गई। इसका मतलब क्या है, ये 45 क्या हो गया, ओड नंबर में, ओड नंबर, मतलब नाइट्रोजन प्रेजेंट। बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, देखिए पिरीडीन ले लेते हैं। पिरीडीन सबको पता है, नाइट्रोजन रिंग के अंदर है, 6 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। पिरीडीन इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट, -2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, नाइट्रोजन के लोन पे निकलेंगे, जाहिर सी बात है। तो पर उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, बॉक्स बना दें पहले ऐसा, नाइट्रोजन ये लिखा मैंने, ऊपर लिख रहा हूं मैं कैटायन रेडिकल, है ना। m/z वैल्यू, कार्बन कितने, कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन है ना। कार्बन का मास कितना होता है, 12 × 5 60, ठीक है, 60 हो गए। हाइड्रोजन देखो 1 इस पर लगा हुआ, एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 कार्बन है और 5 ही क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन 1 × 5 = 5, नाइट्रोजन 1 × 14 = 14। बात समझ आ रही ना। टोटलिंग कर लें, 5 और 9 और 7 79, क्या आया, 79 आ गया ओड नंबर में, मतलब नाइट्रोजन 1 है, प्रेजेंट है, बिल्कुल सही। तो यहां लिख दें आप, ओड नंबर आते क्या होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट, ठीक है। जैसे यहां पर भी ओड नंबर आया तो क्या लिखे, नाइट्रोजन प्रेजेंट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं, इवन नंबर कर लेते हैं। मैंने क्या किया, दोनों तरफ नाइट्रोजन लगा दिए। आप चाहें तो इस कंपाउंड को एरोमेटिक कर लें, आप चाहें तो कंपाउंड को एलिफेटिक कर लें, जैसे आपकी इच्छा है। मैंने एरोमेटिक कर लिया, बॉन्ड लगा दिया। इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट, -2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अब क्या किया मैंने, यहाँ पर मॉलिक्यूल बनाया, यहाँ पर भी बनाया मॉलिक्यूल, ठीक है, एन लगा दिया। इसके ऊपर मैंने मॉलिक्यूल कैटायन सिग्नल लगा दिए। m/z वैल्यू निकाल लें,
या तो आनी चाहिए, सॉरी इवन नंबर में आनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अब एम अपन जेड वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 12 × 4, कार्बन का 12 होता है 48। 4 हाइड्रोजन है, 1 × 4 बराबर 4, ठीक है। नाइट्रोजन 14 और 14 28, 28, तो 2 × 14 = 28 आ गया। 8 और 16, 16 और 4 20, 20, 0 2, 4 2 6 2 8, 80 आ गई वैल्यू 80। तो वैल्यू किस में आई, वैल्यू आई हमारे पास किस में, इवन नंबर में। तो यहाँ क्या लिखूंगा, इवन नंबर। या तो नाइट्रोजन एब्सेंट या नाइट्रोजन इवन नंबर में, इवन नंबर में था, ठीक है। 3 एग्जाम्पल हो गए। चौथा देखिए, जरूरी नहीं है आप हमेशा यही लें, आप साइनाइड ले लें। चौथे नंबर पे CH3, C के ऊपर CH3, CH, C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया साइनाइड। बिल्कुल सही बात है, साइनाइड ले लिया सर हमने। इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट -2 इलेक्ट्रॉन, क्या करेंगे, CH3 CH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहाँ पर आप क्या करें, लोन पे कैटायन लगा दें। लोन पे कैटायन लगाया, अब हम क्या करेंगे, इस पर M/Z वैल्यू निकालनी है। M/Z वैल्यू निकाल लेते हैं। 15 15 30, 13 आ गया। उसके बाद 12 और एक 13, उसके बाद 12, उसके बाद 14 आ गया। 15 15 30, 30 के बाद 12, 12 के बाद 13 और 13 के बाद 14 आ गया। देखिए क्या होगा, अब इसकी टोटलिंग कर लेते हैं, है ना, इसकी टोटलिंग कर लेते हैं। 3 4 2 6, 6 + 3 9, 9 आ गया। 3 4 5 6, 69 आ गया M/Z वैल्यू, है ना। तो क्या होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट। तो यह आ गया नाइट्रोजन प्रेजेंट। तो यहाँ लिखो आप किस में आ गया, ओड नंबर। तो क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन प्रेजेंट, ठीक है, नाइट्रोजन प्रेजेंट। देखिए कितने एग्जाम्पल हो गए, 4 हो गए। 5 नंबर एग्जाम्पल, 5वां नंबर एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए 5वां नंबर एग्जाम्पल, अब क्या कर रहा हूँ, नाइट्रोजन हटा देता हूँ। CH3, C के ऊपर CH3, CH, CH2 और CH3। इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट -2 इलेक्ट्रॉन आ गया। क्या करेंगे, यहाँ पर CH3 CH, CH3 CH2 एंड CH3, कैटायन रेडिकल आ गया। क्या करेंगे, M/Z वैल्यू, इसको मिटा देता हूँ। M/Z वैल्यू लिख लें। देखो क्या हो जाएगा, इसका 15, इसका 15 और इसका 15, 15 30 45, 45 आ गया। 45 के प्लस 12 और 2 14, और ये 12 और 1 13, गलत है क्या, ठीक है। अब इसकी टोटलिंग कर लेते हैं। 5 4 9 9, 9 + 3 12, 2 1 4 5 6 7, 72। देखो क्या आ गया, इवन नंबर। इवन नंबर में नाइट्रोजन आ गया। तो क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन एब्सेंट। या तो नाइट्रोजन एब्सेंट होगा या नाइट्रोजन इवन नंबर में होगा। क्लियर है। तो इसे कहते हैं हम लोग नाइट्रोजन रूल। अब देखिए कुछ होमवर्क है जो आपको करने हैं। 5 हो गए। देखिए और करता हूँ मैं 6 नंबर और 7 नंबर। ये 2 मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप घर जाके करिएगा आराम से। घर ही हो वैसे भी अब तो, है ना, घर से ही हो, हॉस्टल में भी कहो, घर ही चले गए अब तो, आराम से घर जा करिए। देखिए वीडियोस फटाफट उतारते रहें, क्योंकि वीडियो 7 डेज रहती है। 7 दिन के बाद ये अपने आप वीडियोस रिमूव हो जाती है पीछे से। जैसे मैं नई नई वीडियो डालता रहूँगा, पुरानी वीडियो हटती रहेगी, इसलिए 7 डेज तक वीडियो रहती है। आप फटाफट 7 डेज में इसको उतार लें, है ना, और उसको समझ भी लें। 1-2 बार देख लें, रहेगी 7 दिन आराम से। 1-2 बार देख लें और फटाफट इसके नोट्स बनाते रहें। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल होमवर्क में CH3, C के ऊपर CH3, CH, CH2 और NO2, नाइट्रो, है ना, NO2 लिखा। एक एग्जांपल ये आ गया होमवर्क में। एक और मैं, चलो यार उस टाइप का कंपाउंड लेता हूँ दूसरा, बेंजीन। बेंजीन के ऊपर लिखा मैंने CH2 एंड NH2, और यहाँ लिख दिया मैंने
CH3। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर देखेगा बेंजीन, इसके बाद लिखा मैंने CONH2 एमाइड, एमाइड भी में भी नाइट्रोजन होता है ना। और यहाँ लिख दिया C+OH एसिड, एंथ्रानिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? एंथ्रानिलिक एसिड। तो ये 8 एग्जांपल्स आ गए आपके पास, 3 होमवर्क में हैं और 2 मैंने यहाँ पर 5 मैंने यहाँ पर कराए। तो ये कहलाता है पूरा नाइट्रोजन रूल। बात हमेशा ध्यान रखना, हम MSc कर रहे हैं, BSc नहीं कर रहे हैं। MSc में मैक्सिमम एग्जाम्पल आपको लिखने होंगे, स्पीड आपकी फास्ट चाहिएगी एग्जाम में, है ना। टाइम बहुत कम मिलता है हेट्रो का और ये पेपर बहुत टफ है, हर बात ध्यान रखना। जो स्टूडेंट्स पूरे कंप्लीट एग्जाम्पल लिखता है उसको पूरे नंबर आते हैं, वरना 40, 45, 55, 60 तक आंकड़ा आकर के रुक जाता है। इसके ऊपर मार्क्स नहीं आते। आपने फर्स्ट सेम में देख लेंगे, चलो किस्मत अच्छी है आपकी कि सेकंड सेम में तो आप इम्प्रूव, आपको बाय मिल गई और आपके मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन थर्ड सेम, फोर्थ सेम में अब आपको मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अब आपकी एग्जाम देने की प्रैक्टिस थोड़ी सी कम हो गई। तो यहाँ तक पहुंचे, फटाफट नाइट्रोजन रूल के बारे में उतारिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए सेकंड जो आता है हमारे पास एलिमेंट डिटेक्शन में, और वो सेकंड है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ Cl एटम। क्लोरीन एटम है या नहीं है, इसका पता हम ये तो क्लोरीन का टेस्ट लगाएं, क्लोराइड टेस्ट होता है, क्लोमिल क्लोराइड टेस्ट हम लोग करते हैं, BSc में भी किया, MSc में भी हमने किया होगा क्लोमिल क्लोराइड टेस्ट। या तो वो कर लें, अगर वो नहीं करना है और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता लगाना है कि सर Cl है या नहीं है ना, Cl है या नहीं है, तो उसको पता भी लगाते हैं मास से। तो प्रेजेंस ऑफ Cl एटम या आइडेंटिफिकेशन ऑफ Cl एटम एक ही बात है एलिमेंट डिटेक्शन। अब देखिए बात समझना मेरे, Cl जो होता है, क्लोरीन जो होता है, उसके 2 आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं। क्लोरीन के नेचर में 2 आइसोटोप मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 2। कौन कौन से मिलते हैं? क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। देखो आइसोटोप को हिंदी में कहा जाता है समस्थानिक। समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक उसे कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मतलब प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन मास डिफरेंट होता है, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। मास अलग है, एक में 35 मास है, एक में 37 मास है, बिल्कुल मास अलग अलग है। प्रोटॉन तो दोनों का सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम रहेगा, प्रोटॉन सेम है। तो अब क्लोरीन जो होता है नेचर में 2 आइसोटोप, और भी होता है अभी आगे बताऊंगा मैं, पर 2 आइसोटोप के रूप में ज्यादा प्रेजेंट होता है। नेचर में 2 आइसोटोप के रूप में ज्यादा प्रेजेंट होता है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 जो नेचर में मिलता है वो मिलता है 75%, और क्लोरीन 37 जो मिलता है वो मिलता है 25%। 25% भी ज्यादा होता है, 1% 2% छोड़ देते हैं, बट 75 और 25 ज्यादा होता है, इसलिए इसको पढ़ते हैं। अब देखिए अगर मैं इसका रेशो निकालूं, अबेंडेंस, अबेंडेंस का मतलब होता है पाए जाने की प्रायिकता। अबेंडेंस इन अ नेचर क्या होगा? अबेंडेंस इन अ नेचर, पूरा लिख देना नीचे, अबेंडेंस इन अ नेचर, प्रकृति में पाए जाने की प्रायिकता कितना है? 75%, 25%, 3:1। भाई इसको काट लें, 3:1 मिलेगा, 3:1 में मिलेगा। इसको याद रखना है। किसको याद रखना है? 3:1 को, बस बाकी मेरा काम हो गया। देखिए अब मैंने यहां पर लिखा एक एग्जांपल, CH3 CH2 Cl, छोटा सा एग्जांपल लिख देता हूं, ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। CH3 CH2 Cl। अब देखो बात समझना, मेरी बात आपको ये समझनी है कि सर ये तो लिखा आपने एग्जांपल, अब मैंने क्या किया, इसका ऊपर अटैक कराया इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, M+P का आएगी। अब देखो यहां पर M+P 2 तरीके से बनेगी। कैसे बनेगी? CH3 CH2 Cl, एक रहा CH3 CH2 Cl, कैटायन रेडिकल बन गया। अब M+P, सॉरी M/Z लिखूं डायरेक्ट, M+P का ये M/Z वैल्यू आ गई। अब मान लीजिए इसमें Cl35 वाला है, कौन सा वाला Cl है? Cl35 है, और नीचे वाले में Cl37 है। कौन सा Cl है? 37। अब यहां नहीं लिखे हैं, तब भी आप क्या करें, अगर आपके पास कलर पेन तो हो गई, और होना ही चाहिए क्योंकि एग्जाम में कलर पेन का यूज बहुत आएगा। आप क्या करें, इसके ऊपर डायरेक्ट लिख दें Cl35 और Cl37 लिख दिया। अब इसकी M/Z वैल्यू कर लें एक की, तो 15 5 14 14
और 35, 5 5 10 प्लस 14, 4 14 1 3 4 5 6 64, कितना आ गया 64। वापस देख लें, 15 इस CS3 के, 14 इस CS2 के, 15 और 14 और 35 इसका, 5 5 10 10 प्लस 4 14, 4 प्लस 1 3 4 5 6 आ गया 6 64 आ गया। अब इसका कितना जाएगा, 2 प्लस करने पड़ेंगे तो इसका कितना जाएगा 66। अब जब इसको बोलते हैं, ये तो मोलिकुलर पीक है, बिल्कुल सही बात है। अब मोलिकुलर पीक में यहाँ किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है M प्लस केटायन की या M प्लस पीक है, बिल्कुल सही है। आप M प्लस लिखे डायरेक्ट लिख दें तब भी चलेगा, अगर आप कोष्टक बनाना चाहते हैं तो और भी अच्छा है मेरे लिए, अगर आप कोष्टक बनाने की आदत डाल लें तो बहुत बढ़िया है, याद रखिएगा। अब ये किसकी +2 है, देखो +2 कैसे है भाई, 64 था ना, 64 में 2 जोड़ेंगे, 2 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 66। क्यों जोड़ रहे हैं 2 हम, क्योंकि इसका आइसोटोप में 2 ज़्यादा है। तो ये वैल्यू किसकी है M+2, बड़ा प्लस भी बड़ा है और 2 भी बड़ा है, छोटा नहीं लिख रहा हूं मैं, M+2 बराबर साइज के और केटायन रेडिकल से बस। तो जब भी क्लोरीन होगा मॉलिक्यूल में तो M+ की वैल्यू भी आएगी और M+2 की वैल्यू भी आएगी, और वो कितनी आएगी, वो आएगी 3:1 में, मतलब M+ सिग्नल रेशो M+2 का सिग्नल कितना आएगा 3:1 में। अब ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा मास स्पेक्ट्रा से। जैसे हमने मास स्पेक्ट्रा लिया तो सिग्नल कितने पर आ रहा है 64 पे, तो ये मान लीजिए, सॉरी मैं लंबी बना देता हूँ थोड़ी सी, ये आ गया आपके पास 64 आ गया। M/Z कितने पे आ गया 64, और 64 के 2 ज्यादा 66, तो 66 का सिग्नल भी मिलेगा। अब मेरी बात समझना, इसकी जो पीक की अबेंडेंस है, पीक की जो ऊंचाई है वो 3:1 में होगी, मतलब अगर ये पीक 3 सेंटीमीटर लंबी है तो 66 वाली पीक 1 सेंटीमीटर लंबी होगी। अबेंडेंस कितना है इसका, अबेंडेंस है 3:1, और यही क्वेश्चन नेट में पूछा गया था, तो इसका अबेंडेंस कितना है 3:1, याद रखिएगा किसका 64 और 66, बाकी तो आना ही आना है। ये तो आ गया अबेंडेंस, ठीक है, और यहां पर आप क्या करें, इसकी वैल्यूज लगा लें, बाकी तो आएंगे। तो अबेंडेंस क्या आएगा 64 पे भी आएगा और 66 पे आएगा। फटाफट इसको उतारो, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, है ना, जल्दी से इसको उतारो। देखिए अब आप इसकी लैंग्वेज लिख लो, फिर आगे पढ़ाता हूं मैं आपको। लैंग्वेज लिखो फटाफट। Cl atom present in a 2 different isotope. Cl atom present in a 2 different isotope. Cl35 and Cl37. Cl35 and Cl37. Both isotope present in a 3:1. Both isotope present in a 3:1 percentage. ठीक है, नेक्स्ट टाइम लिखो when one Cl atom present in a molecule, when one Cl atom present in a molecule, then we get M+ and M+2 value. When one Cl atom present in a molecule, then we get M+ and M+2 value, M+ and M+2 value with ratio of 3:1 abundance of peak, with ratio of 3:1 abundance, यहां लिखते हैं ना abundance of peak, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब देखो, अब क्या है आपके पास, अब आता आपके पास सर एक से ज्यादा Cl हो, तो एक से ज्यादा Cl हो, एक होगा तो 3:1 में M+ और M+2 के सिग्नल आएंगे। 2 Cl हुए तो 9:6:1 का सिग्नल आएगा, मतलब 3 सिग्नल आएंगे। M+ का सिग्नल आएगा, M+2 का सिग्नल आएगा और M+4 का भी सिग्नल आएगा। कैसे आएगा देखो, या तो दोनों Cl क्या हो 35, दोनों Cl क्या हो जाए 35, या फिर एक Cl 35 और एक Cl क्या हो जाए 37, तो +2 हो गया भाई। यहां तो M+ दोनों 35 के हैं, यहाँ एक 35 और एक 37 का है, तो 2 मास बढ़ गया। अब अगर दोनों 37 के हो जाए, Cl 37 और Cl 37, तो वो M+4 हो जाएगा। 4 मास बढ़ गया ना भाई, इसमें तो मास आ गया M+ का, यहाँ आ गया M+2 का, और ये क्या हो गया M+4 का।
तो जब हमारे पास 2 सिग्नल होंगे, 2 Cl होंगे, तो हमारे पास 3 सिग्नल्स मिलेंगे, M+, M+2 और M+4। इंटेंसिटी क्या होगी? 9:6:1। अगर हमारे पास 3 सिग्नल होते हैं, ये नेट में पूछा गया 3 सिग्नल वाला है ना, 3 सिग्नल्स या सॉरी 3Cl प्रेजेंट, ये नेट में बहुत बार पूछा गया। तो 3Cl होंगे, हमारे पास क्या क्या सिग्नल्स मिलेंगे? M+ का सिग्नल मिलेगा, M+2 का मिलेगा, M+4 का मिलेगा और M+8 का मिलेगा। तो क्या मिलेगा? 9:3:1। क्या मिलेगा? 9:3:1। तीनों Cl 35 के, फिर एक 35, 2 35 का और एक 37 के, फिर 2 37 के और एक 35 के, और फिर तीनों 37 के। तो 2 4 6, सॉरी यहाँ पे 6 हो जाएगा, M+6, 2 4 और 6 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 9:3:1 ये पूछा गया था नेट में। तो ये आया हमारे पास प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एटम। तो फटाफट नोट्स बनाइए, है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से इसके नोट्स बनाइए।